आज 6 जनवरी है। 6 जनवरी अर्थात साहित्यकार दिवस। क्या आपको पता है कि आज ही के दिन सन 1940 में जन्म हुआ था कालजयी कथाकार और आधुनिक व्यास के नाम से प्रसिद्ध नरेंद्र कोहली जी का। नरेंद्र कोहली हिंदी के सबसे बड़े साहित्यकार हैं, सबसे बड़े उपन्यासकार, महाउपन्यासकार कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना साहित्य रचा है और इतनी अच्छी क्वालिटी का, इतनी बड़ी मात्रा में साहित्य रचा है कि उनके सामने पुराने सारे रचनाकार फीके पड़ गए हैं। हिंदी के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले आधुनिक रचनाकारों में से एक, और प्रेमचंद के बाद अगर कोई ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य में बहुत न सिर्फ लोकप्रिय है बल्कि विद्वानों और जनसामान्य में एक साथ लोग उन्हें बहुत बड़े स्तर पर पढ़ते हैं, तो वो हैं नरेंद्र कोहली। उन्हीं के सम्मान में उनके जन्म दिवस को साहित्यकार दिवस के रूप में मनाते हैं। वही आज है और वही हम मना रहे हैं। आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। और बच्चों, हो सकता है आपको ये लगे कि ये तो बड़ी अलग सी चीज है, ये तो हमारे जीवन से बड़ी कटी हुई है, पर इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि आपको इसमें ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, सुनने को, समझने को मिलेंगी जो आपने न सिर्फ कभी पहले देखी नहीं थी बल्कि जो आपके जीवन में बहुत काम आ सकती हैं। जीवन सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स तक सीमित नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है और उसको समझने का, उसको समझाने का हमारा प्रयास है। इसलिए ढंग से, तसल्ली से पूरे वीडियो को आप देखें, अंत तक देखें और उससे कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें। वैसे साहित्यकार दिवस मनाने का औचित्य क्या है, क्या लाभ? सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि हम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल कर देखते हैं साहित्य और साहित्यकार दोनों को। क्या लाभ है हमको इनसे? क्यों साहित्य रचा जाता है? क्या महत्व है साहित्यकार का? साहित्य पढ़ाई क्यों जाना चाहिए? साहित्य का महत्व क्या है? साहित्यकार का महत्व क्या है? ये बहुत सुंदर अवसर है जब हम आज इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। संक्षेप में जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं मैं आपके सामने, ताकि आप भी इन बातों पर मनन कर सकें। महादेवी वर्मा कहती हैं कि साहित्य सत्य की खोज का माध्यम है और कला उसका साधन है। अर्थात कला के मार्ग से सत्य की खोज, यही साहित्य है। प्रेमचंद मानते हैं कि साहित्य वो है जिसमें हमारे समाज और यथार्थ का आईना दिख सके। जो कुछ हमारे समाज में चल रहा है, जो कुछ हमारे जीवन में चल रहा है, वो साहित्य में दिखाई पड़ना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब साहित्यकार की चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि साहित्यकार देखता तो सामान्य घटनाओं को ही है, पर वो उस दृष्टि से देखता है जो असामान्य होती हैं, और वो उन सतही चीजों को भेद कर उस गहराई तक पहुंच जाता है जहां तक सामान्य मनुष्य की आंखें नहीं पहुंच पाती। महादेवी जी ने जयशंकर प्रसाद के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि उनकी जीवन वीणा के तार इतने सधे हुए थे कि जीवन की हल्की से हल्की झंकार भी उसमें प्रतिध्वनि पा लेती थी। तो साहित्य क्या है? साहित्य एक ऐसा साधन है जिसमें कला के माध्यम से मनुष्य अपने मन की बातें करता है, अपने आसपास के लोगों की, संसार की बातें करता है, ईश्वर तक से बातें कर लेता है, अतीत को देखता है, वर्तमान को देखता है और भविष्य को भी देखता है। पूरे मनुष्य जाति के मन का आईना है साहित्य। और साहित्यकार क्या करता है? वो साहित्य की रचना करता है। तो हर वो व्यक्ति जो एक गहरी जीवन दृष्टि से जीवन को देख सके, साधारण में भी असाधारण खोज सके और असाधारण को भी सामान्यकरण करके हर व्यक्ति के साथ मिला दे, जो आदर्श को स्थापित कर सके लेकिन साथ साथ जीवन के यथार्थ से भी मुंह न चुराए, वो है साहित्यकार। साहित्यकार का कर्तव्य क्या है? साहित्यकार होता क्या है? वो करता क्या है? ये हम नरेंद्र कोहली के शब्दों में ही सुनते हैं। एक पुस्तक है मेरे पास, बहुत सुंदर पुस्तक है, मेरे राम मेरी राम कथा। उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं साहित्यकार के संदर्भ में। कोहली जी लिखते हैं कि रामायण की कथा आरंभ होती है क्रौंच वध से। मुझे लगता है कि राम कथा का मर्म ही क्रौंच वध में निहित है। क्रौंच एक पक्षी होता है, छोटा सा। क्रौंच और क्रौंची पक्षी होते हुए सुखी थे, प्रसन्न थे, विहार कर रहे थे। व्याध ने अपने सुख के लिए उनकी निरीहता की चिंता न करते हुए क्रौंच का वध कर डाला। वाल्मीकि आदि कवि कैसे बने? कोहली जी उस कथा को सुना रहे हैं। वो वन में थे,
वाल्मीकि ने देखा कि दो पक्षी थे, एक क्रौंच और एक क्रौंची, वो विहार कर रहे थे। और उसी समय एक बहेलिये ने, एक शिकारी ने, एक व्याध ने तीर चलाकर क्रौंच को मार डाला। क्रौंची हतप्रभ रह गई और बहुत मार्मिक स्वर में रोने लग गई। जब वाल्मीकि ने यह करुण दृश्य देखा तो उनके मुंह से एक श्लोक निकल गया, जिसमें उन्होंने उस व्याध को शाप दे दिया। आगे कोहली जी लिखते हैं, मैं मानता हूं कि संसार के प्रत्येक युग में व्याध भी रहा है और क्रौंच भी। व्याध क्रौंच के वध का प्रयत्न करता ही रहता है। न कोई उसकी भुजा पकड़ता है, न कोई उसके बाण का मुख मोड़ता है। उन दोनों के मध्य जब कभी कवि भी अवतरित हो जाता है तो प्रश्न उठता है कि क्या वह उसकी ओर ध्यान ही न दे, अनदेखा कर दे, उसे देखे किंतु तटस्थ बना रहे, मान ले कि यह प्रकृति का नियम ही है। व्याध को शक्तिशाली मान अपने सुख और लाभ के लिए या फिर उसका साथ दे, और या अपने मन में उपजी सात्विक करुणा के वशीभूत होकर व्याध के हाथ से धनुष बाण न भी छीन सके तो उसे शाप अवश्य दे। ये साहित्यकार का धर्म है। जब कभी साहित्यकार का कर्तव्य विचारार्थ मेरे सामने आता है तो मेरे मन में सदा ही ऋषि वाल्मीकि जीवंत हो उठते हैं। सारे साहित्यकारों के पूर्वजों के प्रथम पूर्वज के रूप में आदि काव्य लिखने वाले वाल्मीकि को याद करें और साहित्यकार के धर्म को समझने का प्रयत्न करें। लेखकों का धर्म क्या है? आखेटक व्याध ने क्रौंच पक्षी युगल में से एक नर को मार दिया। क्रौंची जिस तरह से क्रंदन करती है उससे कवि के मन में पीड़ा होती है। आवश्यक नहीं कि जिसकी पीड़ा है वही उसका चित्रण भी करे। पीड़ा क्रौंची की थी किंतु उसका अनुभव वाल्मीकि ने किया। उन्होंने भी वही पीड़ा सही उसका चित्रण किया। लेखक साहित्यकार वही है जो अपनी संवेदनशीलता से पर पीड़ा का अनुभव करता है, पर काया में प्रवेश करने की क्षमता रखता है, दूसरे के हृदय में बस सकता है। वाल्मीकि को भी उतनी ही पीड़ा हुई जितनी उस क्रौंची को ही होगी। कवि के मुख से श्लोक निकला जिसमें उसने व्याध को शाप दिया। यह इस कथा का एक पक्ष है। इस रूप में मधुमती भूमिका साहित्यकार के लिए वह भूमिका है जो योगी के लिए समाधि है। इसमें रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाते हैं, केवल सत्वगुण रह जाता है। योगी की समाधि की स्थिति हो या साहित्यकार की मधुमती भूमिका, ये वे भूमिकाएं हैं जहां अपना पराया कोई नहीं है, जहां साहित्यकार का संबंध इस शरीर से या व्यक्ति से न होकर संपूर्ण विश्व से ही है। वह कहीं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, किसी के प्रति लोभ नहीं करता, वह किसी से भयभीत नहीं होता। यह मुझे मिलेगा नहीं अथवा वह मुझे प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार के भाव उसके मन में नहीं हैं। संपूर्ण विश्व को अपना मानकर, एक मानकर, सबके साथ युक्त होकर वह सृजन करता है। उस समय वह साहित्यकार नहीं है, वह आत्मा है, विश्वात्मा है, वैश्वानर है। उसको प्रतिभा के माध्यम से जो दिया गया, उस दिए गए को वह अपने शारीरिक श्रम से लिखता है। वह किसी एक के लिए नहीं है, एक पक्ष के लिए नहीं है, एक समय के लिए नहीं है। वह इस जीवन के शाश्वत रूप को प्रस्तुत करता है ताकि युगों युगों तक उससे संसार को संस्कार प्राप्त हो। साहित्यकार का महत्व क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उस पर कालजयी कथाकार नरेंद्र कोहली के ये विचार हैं। और कहने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने इन शब्दों को साक्षात भी किया और जिया भी। आज इसीलिए 6 जनवरी को हम उनके सम्मान में साहित्यकार दिवस मना रहे हैं, साहित्यकार की भूमिकाओं को देख रहे हैं, साहित्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से एक दृष्टि डाल लेते हैं कोहली जी के जीवन और उनके रचे गए साहित्य पर। आधुनिक व्यास के नाम से प्रसिद्ध नरेंद्र कोहली जी का जन्म हुआ था 6 जनवरी सन 1940 को अविभाजित भारत के सियालकोट में। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत का विभाजन देखा और जब अपनी दादी, पिता, माताजी और भाइयों के साथ वे सियालकोट से भागकर भारत आए, दिल्ली पहुंचे। परिवार के कई लोग मारे गए, कई लोग बिछुड़ गए। उस विभाजन की विभीषिका को देखते हुए, जिसमें परिवार का सब कुछ लुट गया था, कोहली जी ने अपने परिवार के संघर्ष को देखा। जैसे जैसे वो बड़े हुए,
वैसे वैसे उन्होंने हिंदी सीखी, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा उनकी उर्दू में हुई थी। और वहां से, क्योंकि उनके मन में बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि उन्हें साहित्यकार बनना है, हिंदी का साहित्यकार बनना है, लिखना है, उनके मन में लेखन की इच्छा अत्यंत तीव्र थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे अंक होने के बाद भी विज्ञान न चुनकर कला को चुना। जमशेदपुर में रहे, जमशेदपुर से दिल्ली आए और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टर नगेंद्र के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त करी। उसके बाद रामजस कॉलेज में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने तक पढ़ाया। कोहली जी ने लिखना तो बहुत प्रारंभ से शुरू कर दिया था। चाय का कप, गिलास और केतली उनकी पहली कहानी थी, जो सरिता में प्रकाशित हुई थी। 1969 में उनका पहला कहानी संग्रह आया, परिणति। और 1970 में पहली व्यंग रचना, एक और लाल तिकोन। कोहली जी के सर्जक रूप के कई अवतार हैं। वो एक कहानीकार हैं, वो एक व्यंगकार हैं और वो एक दार्शनिक कथाकार भी हैं। तो आप देखेंगे कि ये ऐसे आयाम हैं जो बिल्कुल अछूते लगते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक आदमी ने ये सब लिखा ही नहीं है। व्यंगकार बिल्कुल अलग बोल रहा है और दार्शनिक पौराणिक कथाकार बिल्कुल अलग बोल रहा है, कहानीकार की कहानी बिल्कुल अलग चल रही है, वैचारिक निबंध बिल्कुल अलग स्तर पर हैं, और जिनको हम कहते हैं सामाजिक उपन्यास, वो सामाजिक उपन्यास बिल्कुल अलग तरह के हैं। तो कोहली जी के पूरे सृजनात्मक चरित्र को इन 5 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या है? हमारे तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। नरेंद्र कोहली का उनसे क्या संबंध हो सकता है? नरेंद्र कोहली से उनको क्या मिल सकता है? क्या उनके लिए रेलेवेंट है नरेंद्र कोहली? जवाब है हाँ। मेरे एक स्टूडेंट है, आईआईटी बॉम्बे से ही है, उसका एक बड़ा प्यारा वक्तव्य है पंकज का। वो कहता है कि फंडामेंटली यू आर नेवर द सेम आफ्टर रीडिंग कोहली। अब चूंकि अंग्रेजी की आदत ज्यादा है उन बच्चों की, तो वो अंग्रेजी में ज्यादा बात करते हैं। पूरे कोहली साहित्य को उन्होंने पढ़ा है, रामकथा को, महासमर को, तोड़ो करा तोड़ो जो विवेकानंद का है। ये 3 बहुत अद्भुत उपन्यास श्रृंखलाएं हैं। अगर आपको किसी भी साहित्य में, दुनिया की किसी भी भाषा के किसी भी साहित्य में सबसे अच्छा कुछ पढ़ना है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। और इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? एक छोटा सा उपन्यास है कोहली जी का, वसुदेव। कृष्ण जन्म की कथा है, लेकिन ये ऐसी कथा है जो आपके परिचित होते हुए भी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। बिल्कुल नए तरीके से उन्होंने कृष्ण जन्म को देखा है और वर्णित किया है। आप वसुदेव जो छोटा सा उपन्यास है वहां से शुरू करिए, उसके बाद आप अभ्युदय पढ़िए जो राम कथा है। फिर अगर आपको लगता है आप महासमर पे जाना चाहते हैं, तो महासमर बहुत लंबी है, 8 खंडों की विस्तृत कथा है महाभारत की। या आप चाहें तो स्वामी विवेकानंद के जीवन को आप ले सकते हैं। बच्चों को बहुत मजा आएगा, जो एडोलेसेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, युवाओं को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप तोड़ो कारा तोड़ो, जिसके 6 खंड तो प्रकाशित हो चुके हैं और स्वामी विवेकानंद के जीवन के एक बड़े हिस्से को बताती हुई एक तरह से उनका बायोग्राफिकल उपन्यास है। ठीक है, ये सब पढ़ने पे हमें क्या मिलेगा? कुछ लोग कहेंगे कि रामायण तो हम पहले से जानते हैं, महाभारत तो हम पहले से जानते हैं। हो सकता है पहले से जानते हो, लेकिन आपने उसको उस दृष्टि से कभी नहीं देखा होगा जिस दृष्टि से आप देख पाएंगे यदि आप इनके 10 पन्ने भी पढ़ लेते हैं। तो मैं दावा करता हूं कि आपने इसके 10-15 पृष्ठ भी पढ़ लिए, आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। लोगों ने हिंदी सीखी है इसे पढ़ने के लिए, लोगों की हिंदी इससे सुधरी है, अच्छी हुई है। कई बार लोग कहते हैं कि हम हिंदी क्यों पढ़ें? आप हिंदी इसलिए पढ़िए क्योंकि तब आप नरेंद्र कोहली को पढ़ पाएंगे। ये है इन उपन्यासों का आकर्षण। अगर आपको भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में, अध्यात्म के बारे में कुछ भी जानना है, इनफैक्ट सब कुछ जानना है, आप ये उपन्यास पढ़ लीजिए। इतनी सुंदरता से आपको अपने स्वयं के जीवन की समझ आ जाएगी, अपने स्वयं के जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाएंगे। आपके खुद की सोच इतनी व्यवस्थित, इतनी सुगठित हो जाएगी कि आपने कल्पना नहीं करी होगी। ये जीवन के निर्माण का साहित्य है और इसीलिए नरेंद्र कोहली को कहते हैं आधुनिक व्यास। और इसीलिए 1975 से लेकर 2015 तक का जो समय काल है, जो अवधि है 40 वर्षों की, ये हिंदी साहित्य में नरेंद्र कोहली युग के नाम से जाना जाता है। आप सभी विद्यार्थियों को मेरा निमंत्रण है, मेरा एनकरेजमेंट है कि आप वसुदेव नरेंद्र कोहली का उपन्यास है वहां से शुरू करें।
फिर अभ्युदय पढ़ें, फिर तोड़ो कार तोड़ो और महासमर। यदि आपको अपने जीवन को बहुत अच्छी दिशा देनी है तो ये ऐसा काम है जो आपको समय मिलने पर जरूर करना चाहिए, न मिले तो समय निकाल कर जरूर करना चाहिए। वैसे तो कोहली जी को जीवन के उत्तरार्ध में पद्मश्री से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया था, पर वास्तव में यदि पूरे भारतीय साहित्य में कोई भी साहित्यकार ऐसा है जो भारत रत्न से विभूषित होने की पात्रता रखता है तो वो है नरेंद्र कोहली। और भारत रत्न मुझे इसलिए नहीं चाहिए नरेंद्र कोहली के लिए क्योंकि उससे कोहली जी का सम्मान होगा। उसी बहाने बहुत सारे लोग कोहली जी के साहित्य को पढ़ेंगे, भारत को समझेंगे, भारतीयता को समझेंगे, भारत की संस्कृति को समझेंगे। तो ये मेरी आपसे अपील है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने क्या पढ़ा है कोहली जी का। यदि कुछ पढ़ा है तो उसमें आपने क्या समझा है, क्या महसूस किया है, और क्या आप हमारे इस अभियान का समर्थन करते हैं। नरेंद्र कोहली को मिलना चाहिए भारत रत्न, ताकि अधिक से अधिक भारतीय, अधिक से अधिक लोग उनके साहित्य से लाभ उठा सकें, भारत से, भारतीयता से अपने आप से परिचित हो सकें। डिस्कवर योरसेल्फ विद नरेंद्र कोहली। आज 6 जनवरी साहित्यकार दिवस पर यह आपके लिए। साहित्यकार कोहली जी के कई पक्ष हैं, उनके साहित्य को आप कई भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले जो उनका रूप सामने आता है वो है व्यंग्यकार का। जी हाँ, कोहली जी बहुत प्रतिष्ठित व्यंग्यकार भी हैं। उन्होंने शुरुआत करी थी एक और लाल तिकोन इस नाम के व्यंग संग्रह से। यह प्रकाशित हुआ था 1970 में जब वो 30 वर्ष के थे। यहां से शुरुआत करके 5 एब्सर्ड उपन्यास, अस्पताल और आश्रितों का विद्रोह, एक एक करके उन्होंने कई सारे व्यंग उपन्यास लिखे और बहुत बाद तक भी वे व्यंग लिखते रहे हैं। सच तो यह है कि 5 एब्सर्ड उपन्यास और अस्पताल जैसे व्यंग हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंगों में गिने जाते हैं। और बाद में जो उन्होंने एक व्यंग लिखा था, हुए हम मर के जो रसवा, व्यंग की कथा है या लघु उपन्यास कह लीजिए इसे, हुए हम मर के जो रुसवा, ये एक ऐसी व्यंग रचना है जो शायद हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ व्यंग रचना कही जा सकती है। व्यंग्यकार कोहली छोटे छोटे सटीक पैनी भाषा में व्यंग लिखने के लिए जाने जाते हैं और बड़ी मार्मिक दृष्टि से वो चीजों को पकड़ लेते हैं और प्रहार करते हैं। सामान्य जीवन पर भी उन्होंने व्यंग लिखे हैं और राजनीति पर भी। उनका दूसरा पक्ष है और वो है सामाजिक उपन्यासों का। साथ सहा गया दुख, प्रीति कथा, क्षमा करना जीजी, इस तरह के छोटे छोटे सामाजिक उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। और यही नहीं, जो अंतिम उपन्यास है उनका सागलकोट, उसको शायद कुछ लोग सामाजिक उपन्यास में ही गिनना पसंद करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कोहली जी अभिधा के सम्राट हैं। अभिधा क्या होता है? बात को सीधे साधे रूप में कह देना। अगर बात को कहने वाला बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल निर्मल दृष्टि से वो सत्य को देखता है और वैसे का वैसा सपाट बोल देता है, तो किस तरह से वो तीर की तरह दिल में उतर जाता है। अगर आपको देखना है तो आपको देखना होगा नरेंद्र कोहली का ये पक्ष। अभिधा का सौंदर्य सबसे अच्छा अगर आपको कहीं भी हिंदी साहित्य में मिलेगा तो वो आपको नरेंद्र कोहली के सामाजिक उपन्यासों में मिलेगा या फिर उनके आलेखों और निबंधों में। पर जब कल्पनाशीलता की बात आती है तो हाँ, उपन्यासों में ये बहुत सुंदरता से उकेरा गया है। लेकिन जिस पक्ष के कारण कोहली जी मुझे निजी तौर पर अत्यंत प्रिय हैं और जिसके कारण उनको आधुनिक व्यास की प्रतिष्ठा मिली है, जिसके कारण वो कालजयी कथाकार कहे जाते हैं, जिसके कारण वो प्रेमचंद से भी ऊंचे पद पर स्थित हैं, जिसके कारण वो हिंदी के आज तक के श्रेष्ठ रचनाकार कहे जाते हैं, वो और कुछ नहीं, वो है उनका तीसरा पक्ष और वो है उनका सांस्कृतिक पक्ष। कुछ लोग उन्हें पौराणिक साहित्यकार भी कहते हैं, पर वो पुराण नहीं लिख रहे थे। वो ये पहचानते थे कि समय भले ही बदलता जाए पर मनुष्य का मन और उसकी चेतना वैसे ही है। तो काल का अतिक्रमण करते हुए, टाइम को क्रॉस करते हुए, टाइमलेस क्लासिक्स को, रामायण की कथा को, महाभारत की कथा को, यहां तक कि गीता के ज्ञान को उन्होंने उपन्यासों के रूप में उतारा है।
यही नहीं, स्वामी विवेकानंद उनके आदर्श थे, तो स्वामी विवेकानंद के जीवन को भी उतनी ही सुंदरता से उन्होंने ऐसे औपन्यासिक रूप में लिखा है जैसे कभी भी पहले नहीं लिखा गया। और ये मात्र उपन्यास नहीं है, ये शास्त्र हैं। अगर आपको भारत से परिचय बढ़ाना है, यदि आपको भारतीय आध्यात्म से, दर्शन से परिचित होना है, यदि आपको भारत की आत्मा को पहचानना है, आपको जीवन को पहचानना है, आपको खुद को पहचानना है, अपने मन को टटोलना है, आपको ये सब मिल जाएगा नरेंद्र कोहली के इस पक्ष में। सच तो ये है, ये वो पक्ष है जिसे पढ़ने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। कोई भी अगर इस सागर में डुबकी लगाता है तो भीगे बगैर नहीं रहता, कुछ बदले बगैर नहीं रहता। कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ सुंदर, कुछ ना कुछ सत्य, शिव और सुंदर आप अपने साथ लेकर ही जाते हैं। और ये उपन्यास श्रृंखला शुरू होती है 1975 से दीक्षा के प्रकाशन से। रामकथा का पहला खंड था दीक्षा, उसके बाद आए अवसर, संघर्ष की ओर, युद्ध के 2 भाग। और इन छोटे छोटे उपन्यासों को उन्होंने बाद में एक साथ प्रकाशित किया अभ्युदय इस शीर्षक से। ये राम कथा है, ये राम जी की कथा है। राम जी की कथा आपने बार बार सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, लेकिन बार बार सुनी हुई कथा में भी बिल्कुल नया रस जगा देना, बिल्कुल नई दृष्टि से उसे प्रचारित करना, प्रस्तुत करना और बहुत कुछ दिखा और सिखा जाना, ये आपको इसे पढ़कर ही पता लगेगा। 40 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं और राम कथा का आकर्षण आज भी वैसा ही बरकरार है। यही नहीं, अब उसके बाद जब राम कथा पूरी हो गई, इतना भी लिखकर अगर कोहली मौन हो जाते तब भी वो हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकारों में कहे जाते। लेकिन ये तो प्रारंभ था। इसके बाद आता है महासमर। 1988 में महासमर का पहला खंड प्रकाशित हुआ और ये लंबा प्रोजेक्ट था जो लगभग 12 वर्षों तक चला। 8 खंडों के लंबे विस्तार में कोहली जी ने महासमर की कथा लिखी है। और ये कथा न सिर्फ आपको बदलती है, बल्कि आप इस कथा के जैसे जैसे अलग अलग खंड पढ़ते हैं, आप नरेंद्र कोहली को भी आध्यात्म के सोपान चढ़ता हुआ देख सकते हैं। इसी बीच उन्होंने स्वामी विवेकानंद की कथा भी शुरू करी, तोड़ो कारा तोड़ो इस शीर्षक से। ये 3 महाउपन्यास श्रृंखलाएं हैं जो नरेंद्र कोहली को सार्वकालिक श्रेष्ठ रचनाकार के पद पर बिठा देती हैं। इन रचनाओं का दूसरे किसी साहित्य में कोई सानी नहीं, कोई तोड़ नहीं। हिंदी तो हिंदी, अगर आप विश्व साहित्य में भी देख लें, अगर आप टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस उठा लें और नरेंद्र कोहली का महासमर, तो महासमर 19-20 नहीं, कम से कम 18-21 से जीत जाएगा, काफी बेहतर बैठेगा। ये है नरेंद्र कोहली, ये है उनका महत्व, और इसीलिए हम उन्हें आधुनिक व्यास भी कहते हैं। और 1975 से 2015 तक के समय को नरेंद्र कोहली युग, 40 वर्षों का समय इतिहास में एक युग के नाम से जाना जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये जाना जा रहा है दीक्षा के प्रकाशन से शरणम के प्रकाशन तक। शरणम क्या है? शरणम कोहली जी का लिखा हुआ एक उपन्यास है जो गीता का औपन्यासिक अवतार है। कृष्ण जन्म की कथा उन्होंने वसुदेव शीर्षक से लिखी है और ये सब इसी नरेंद्र कोहली युग का हिस्सा हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे रचनाकारों को प्रेरणा दी कि वो भी इस दृष्टि से सोचें, ऐसी रचनाएं करें, और कई रचनाकारों ने इस दिशा में लिखा भी है। भले ही वो कोहली जी के स्तर को नहीं छू पाते, लेकिन फिर भी एक कथाधारा की सृष्टि तो वो करते ही हैं। ऐसे अद्भुत कथाकार को उनके जन्मदिवस पर व्यास एडुकेशन की ओर से, हमारी ओर से प्रणाम।